आज की इस क्लास में हम बात करेंगे हिंदी शिक्षण विधियों से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। हमारा पहला प्रश्न है कि शिक्षण विधियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल परीक्षा पास कराना, छात्रों में रचनात्मक और विश्लेषण क्षमता विकसित करना, केवल रटाने की प्रक्रिया को बढ़ावा देना या फिर शिक्षक के ज्ञान को दिखाना। तो शिक्षण जो विधियां हैं उनका जो मुख्य उद्देश्य है वो है छात्रों में रचनात्मक और विश्लेषण क्षमता विकसित करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि हिंदी भाषा शिक्षण में बालक केंद्रित शिक्षण का मुख्य लाभ क्या है? बालक केंद्रित शिक्षण का मुख्य लाभ क्या है? शिक्षक को कार्य आसान हो जाता है, पाठ्यक्रम जल्दी समाप्त हो जाता है, छात्र सक्रिय रूप से सीखते हैं, केवल मेधावी छात्रों को लाभ मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा छात्र सक्रिय रूप से सीखते हैं। ठीक है। बालक केंद्रित शिक्षण का मुख्य लाभ जो है कि छात्र सक्रिय रूप से सीखते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रत्यक्ष अनुभव विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को सिद्धांतिक ज्ञान देना, शिक्षक को उबाऊ बनाना, छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना या केवल परीक्षा उत्तीर्ण करना। तो प्रत्यक्ष जो अनुभव विधि है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना। उसके बाद अगला प्रश्न है कि संदर्भ विधि में शिक्षक क्या करता है? छात्रों को संदर्भ सामग्री उपलब्ध कराता है, केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ाता है, रटाने की विधि अपनाता है या मौखिक परीक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है। जो संदर्भ विधि होती है ना उसके अंदर क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि छात्रों को संदर्भ सामग्री उपलब्ध कराता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों को संदर्भ सामग्री उपलब्ध कराता है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि हिंदी शिक्षण में व्याकरण अनुवाद विधि का प्रयोग मुख्यतः किस स्तर पर किया जाता है? यानी व्याकरण अनुवाद विधि का है वो किस स्तर पर प्रयोग किया जाता है? प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर या फिर विश्वविद्यालय स्तर पर? तो माध्यमिक स्तर जो होता है, विद्यालय का जो माध्यमिक स्तर होता है उसके अंदर है वो व्याकरण अनुवाद विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि हिंदी भाषा शिक्षण में कहानी विधि का क्या लाभ है? कहानी विधि है वो क्या क्या लाभ है उसका? इसमें कहानी की बारीकियां समझने में मदद मिलती है, छात्र केवल मनोरंजन करते हैं, यह केवल छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त होती है, इसमें भाषा की समझ नहीं बढ़ती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कि इसमें भाषा की बारीकियां समझने में मदद मिलती है। यानी कहानी जो विधि है उसका प्रमुख लाभ क्या है कि इसमें भाषा की जो बारीकी होती है ना उनको समझने में मदद मिलती है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि नाटक विधि का प्रयोग किसके लिए अधिक प्रभावी होता है? यानी नाटक विधि का प्रयोग है वो किसके लिए प्रभावी होता है? केवल व्याकरण शिक्षण के लिए, केवल उच्च शिक्षाओं के लिए, भाषाई दक्षता बढ़ाने के लिए या फिर केवल परीक्षा की तैयारी के लिए? तो नाटक विधि का प्रयोग जो है वो भाषा की जो दक्षता होती है उसको बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषाई दक्षता बढ़ाने के लिए। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है हमारा कि हिंदी शिक्षण में श्रव्य दृश्य विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को अधिक नोट्स लिखवाना, केवल परीक्षा उत्तीर्ण कराना, शिक्षण को रुचिकर और प्रभावी बनाना, केवल उच्च कक्षाओं के लिए उपयोग करना। तो हिंदी शिक्षण में श्रव्य दृश्य विधि का जो प्रयोग है वो छात्रों को है शिक्षण की रुचिकर और प्रभावी बनाना। यानी शिक्षण को रुचिकर और प्रभावी बनाने के लिए श्रव्य दृश्य विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि मौखिक अभ्यास विधि का मुख्य लाभ क्या है? यानी जो मौखिक अभ्यास होता है उसका प्रमुख लाभ क्या मिलता है? छात्र अधिक आत्मविश्वासी बनते हैं, केवल उच्च वर्ग के छात्र ही लाभान्वित होते हैं, यह केवल परीक्षा में सफल होने के लिए है, यह उबाऊ प्रक्रिया होती है। तो मौखिक अभ्यास विधि से क्या होता है कि छात्र अधिक आत्मविश्वासी बनते हैं। ठीक है। इसके लिए मौखिक अभ्यास विधि का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्र अधिक आत्मविश्वासी बनते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भाषा शिक्षण में अनुकरण विधि का क्या महत्व है? छात्र शिक्षक की नकल कर भाषा सीखते हैं, यह केवल व्याकरण सिखाने के लिए होती है, इसमें केवल लिखित भाषा सुधरती है, यह विधि व्यर्थ होती है। तो अनुकरण विधि के अंदर क्या होता है कि छात्र है वो शिक्षक की नकल कर भाषा को सीखते हैं, यह अनुकरण विधि कहलाती है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि छात्र शिक्षक की नकल कर भाषा सीखते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि संवाद विधि में शिक्षक और छात्र के बीच क्या होता है? एक तरफा संवाद होता है, द्विपक्षीय संवाद होता है, केवल पाठ्य पुस्तक का पाठ होता है, केवल व्याख्यान होता है? तो जो संवाद विधि है उसके अंदर क्या होता है, द्विपक्षीय विवाद संवाद होता है। यानी कि शिक्षक और छात्र दोनों के बीच में संवाद होता है तो उसको द्विपक्षीय संवाद बोला जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवादी विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों में प्रयोग व अनुसंधान की प्रवृत्ति विकसित करना, केवल परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना,
पाठ्यक्रम जल्दी पूरा कराना, भाषा शिक्षण में अनुशासन बनाए रखना। ठीक है, तो प्रयोगवादी विधि का जो प्रयोग है वो क्या होगा, इसका प्रयोग होगा कि छात्रों में प्रयोग एवं अनुसंधान की प्रवृत्ति को विकसित करना है, इसका प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि अंतर विषय विधि का क्या अर्थ है। केवल एक विषय पर ध्यान केंद्रित करना, भाषा को अन्य विषयों के साथ जोड़कर पढ़ाना, केवल व्याकरण सिखाना या फिर केवल साहित्यिक भाषा सिखाना। ठीक है, अंतर विषय विधि का क्या अर्थ है, अंतर विषय विधि का अर्थ है कि भाषा की अन्य विषयों को साथ जोड़कर पढ़ाना। ठीक है, भाषा को जो है वो अन्य विषयों के साथ जोड़कर पढ़ाया जाता है अंतर विषय विधि में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि मनोवैज्ञानिक विधि किस पर केंद्रित होती है। मनोवैज्ञानिक विधि है वो किस पर केंद्रित होती है, छात्रों की मानसिक अवस्था पर, पाठ्यक्रम की जटिलता पर, शिक्षकों की सुविधा पर या फिर परीक्षा की तैयारी पर। तो जो मनोवैज्ञानिक विधि होती है वो छात्रों की मानसिक अवस्था पर केंद्रित होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि समूह चर्चा विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है। छात्रों में विचार का आदान प्रदान करना, केवल परीक्षा की तैयारी करना, शिक्षक को प्रभुत्व स्थापित करना या केवल मुख्य अभ्यास करना। तो समूह चर्चा विधि यानी समूह बनाकर जब चर्चा की जाती है तो उसको उसमें क्या होता है कि छात्र में विचारों का आदान प्रदान होता है। यानी समूह में जितने भी छात्र होते हैं एक दूसरे जब चर्चा करते हैं तो एक एक दूसरे का जो विचार होते हैं उनका आदान प्रदान होता है, एक दूसरे से सीखने को मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि मूक पठन विधि से छात्रों को क्या लाभ होता है। पढ़ने की गति बढ़ती है, केवल परीक्षा में अच्छे अंक मिलते हैं या फिर समय की बर्बादी होती है, यह केवल छोटे बच्चे के लिए उपयोगी है। तो मूक पठन विधि से क्या होता है कि पढ़ने की गति है वो बढ़ती है। ठीक है, पढ़ने की गति है छात्र में वो बढ़ती है मूक पठन विधि से। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि हिंदी शिक्षण में चित्र विधि का क्या लाभ है। शिक्षण को रुचिकर बनाना, केवल छोटे बच्चों के लिए उपयोगी है, इसमें केवल लेखन कौशल सुधरता है, परीक्षा उत्तीर्ण करने में सहायता मिलती है। चित्र विधि का क्या लाभ है कि चित्र विधि से न शिक्षण को रुचिकर बनाया जाता है, यानी पढ़ाई को है वो इंटरेस्टिंग बनाया जाता है, रुचिकर बनाया जाता है चित्र विधि से। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि शिक्षण विधियों का चयन किस पर निर्भर करता है। छात्र की आवश्यकता और स्तर पर, केवल शिक्षक की सुविधा पर, केवल परीक्षा प्रणाली पर या फिर पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता पर। तो शिक्षण विधियों का चयन जो है वो छात्र की आवश्यकता और स्तर पर निर्भर करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों की आवश्यकता और स्तर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि स्व अध्ययन विधि का मुख्य लाभ क्या है। यानी जब सेल्फ स्टडी करता है छात्र तो उसका मुख्य लाभ क्या है। आत्मनिर्भरता विकसित होती है, केवल परीक्षा के लिए उपयोगी है, यह विधि प्रभावी नहीं होती है, इसमें केवल व्याकरण सीखा जाता है। तो यानी सेल्फ स्टडी होती है यानी स्व अध्ययन होता है, उसके अंदर क्या होता है कि आत्मनिर्भर कॉन्फिडेंस जो है वो विकसित होता है छात्र के अंदर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आत्मनिर्भरता विकसित होती है। अगला प्रश्न है हमारा कि भाषा प्रयोगशाला का उपयोग क्यों किया जाता है। भाषा प्रयोगशाला व्यवहारिक भाषा के शिक्षण के लिए, केवल लिखित परीक्षा के लिए, केवल उच्च कक्षाओं के लिए या फिर परीक्षा प्रणाली सुधारने के लिए। तो भाषा प्रयोगशाला का जो उपयोग है वो व्यवहारिक भाषा शिक्षण के लिए किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहारिक भाषा शिक्षण के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि हिंदी शिक्षण में कौन सी विधि सबसे अधिक प्रभावी होती है। बहु इंद्रिय विधि, केवल व्याख्यान विधि, केवल पाठ्य पुस्तक आधारित विधि या फिर केवल परीक्षा केंद्रित विधि। तो जो बहु इंद्रिय विधि होती है ना यह हिंदी शिक्षण में सर्वाधिक प्रभावी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहु इंद्रिय विधि। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि भाषा शिक्षण में प्रेरणा का क्या महत्व है। सीखने की प्रक्रिया को सहज बनाना, केवल परीक्षा उत्तीर्ण करना यह आवश्यकता नहीं होती है केवल मेधावी छात्रों के लिए। तो प्रेरणा का जो भाषा शिक्षण में जो प्रेरणा का जो महत्व है वो है कि सीखने की प्रक्रिया को सहज बनाना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने की प्रक्रिया को सहज बनाना। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।